शुरुआत अगर करना है तो अब तक हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम आगे आए, हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। देखिए आप कितनी सारी चीज़ें पढ़ के आगे बढ़ रहे हो। आपने साइलेंट फीचर्स पढ़े, साइलेंट फीचर्स के बाद आप और भी आगे बढ़े, आपने प्रीएम्बल भी पढ़ लिया। प्रीएम्बल पढ़ने के बाद आप यही नहीं रुके तो आप और आगे बढ़ते बढ़ते आपने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को भी पढ़ लिया। उसके बाद आप आगे आए, ये पार्ट 1 को ख़त्म करके आप पार्ट 2 को भी ख़त्म कर लिए। पार्ट 2 को जो आपने ख़त्म किया उसका नाम था उस पार्ट 2 का सिटीजनशिप, जिसमें आपने आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक के आर्टिकल्स पढ़े। और इन सब आर्टिकल्स के अलावा आपने एक एक्ट भी पढ़ा जिसको कहा जाता है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ ईयर 1955। और मुझे पता है मैंने आपको एक टास्क दिया था, वो टास्क भी आपने कंप्लीट किया है। तो सब लोगों ने वो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसका वीडियो देख लिया या फिर उसको पढ़ लिया है। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो उसे जल्द से जल्द ख़त्म कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी को भी पीछे नहीं रहना है, ये चीज़ याद रखिएगा। हमने सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 का पढ़ा, उसमें हमने एक्विजिशन सिटीजनशिप कैसे मिलती है वो देखा, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन टेरिटरी, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। उसके बाद हम और आगे बढ़े और हमने देखा लॉस ऑफ सिटीजनशिप। हमने लॉस ऑफ सिटीजनशिप में बाय रिनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन एंड बाय डिप्रिवेशन 3 तरह से सिटीजनशिप लॉस होती है, ये चीज़ें भी पढ़ी। उसके बाद हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके अलावा हम पढ़ेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और एनआरआई क्या होता है। इन सब चीज़ों के अलावा एक और चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि यहाँ पे लिखी नहीं है बट आपके नोट्स में मैं वो ऐड कर दूंगा, उसको अलग से ऐड करना होगा शायद मुझे तो वो बाकी लोगों को तो उस पर क्वेश्चन आने के चांस कम होते हैं, बट जो आसाम के होते हैं उन्हें उसके ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करना है। बट क्वेश्चन किसी को भी आ सकते हैं उस चीज़ के ऊपर। सो हम देखेंगे स्पेशल प्रोविजन एज टू सिटीजनशिप ऑफ पर्सन कवर्ड बाय असम अकॉर्ड। सो आसाम अकॉर्ड को लेके भी हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है, वो भी हम आज पढ़ेंगे, आसाम अकॉर्ड को पढ़ेंगे। सो यूपीएससी में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी भी स्टेट के एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। 1985 का अमेंडमेंट था एक, अब अमेंडमेंट तो सिटीजनशिप एक्ट में ही किया तो इसके ऊपर क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज देखने वाले हैं ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। कल ये सब नाम भी आए थे आपके सामने, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ऑल। तो सबसे पहले अगर हम आगे बढ़े तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है ये बता देता हूं। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिफाइन द ओसीआई एज अ पर्सन। देखिए किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये सिटीजनशिप वाला, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। होम अफेयर्स ने डिफाइन किया कि ओसीआई कौन होता है। तो ओसीआई यानी हम ये कह सकते हैं कि ओसीआई वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950। अब मैं यहाँ पे वॉज ये बात कर रहा हूँ, यानी पहले हुआ करते थे। कब इंडिया के सिटीजन थे? एक तो 26 जनवरी को सिटीजन थे या फिर 26 जनवरी के बाद सिटीजन थे, या फिर ही वॉज एलिजिबल, ही और शी वॉज एलिजिबल टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। या फिर जो सिटीजन बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी लग रही थी 1950 में, आपने देखी वो कौन कौन सी थी। आर्टिकल 5, 6, 7, 8 ये सब आर्टिकल्स बता रहे थे कि क्या एलिजिबिलिटी थी। उसके अकॉर्डिंग जो लोग एलिजिबल थे वो इज अ चाइल्ड, या फिर वो लोग जो चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड है ऑफ सच अ पर्सन अमंग अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, है ना। तो मैंने आपको ये भी बताया कि वो किसी के बेटे या फिर पोते पोती या फिर हम कहेंगे कि ग्रैंड चाइल्ड है किसी भी पर्सन के जो एलिजिबल थे, इन लोगों में से किसी का वो ग्रैंड चाइल्ड है। या फिर एन एप्लीकेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर ओसीआई कार्ड इफ ही और हिज पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट हैव बीन एवर बीन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश। और जिसको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बनना है तो वो लोग, उनके अगर ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स अगर सिटीजन होंगे पाकिस्तान या बांग्लादेश के तो वो लोग एलिजिबल नहीं होते हैं। और ये क्राइटेरिया 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आपको ये बता दूं कि 2005 में ये इंट्रोड्यूस किया था ओसीआई, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में क्या किया ये सबसे पहले बता दें। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है ना, तो मर्ज द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कैटेगरी विथ ओसीआई कैटेगरी, है ना। तो पीआईओ और ओसीआई को एक कर दिया, याद रखिएगा। आज अगर आपको पीआईओ कौन है ये देखना है तो जो ओसीआई है वही पीआईओ होता है, ये गवर्नमेंट ने 2015 में बता दिया। उसके पहले पीआईओ और ओसीआई अलग होते थे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि भाई साहब मैं सिटीजन था, है ना। अब ये सब आपने क्राइटेरिया सिर्फ पढ़ा, चलिए क्राइटेरिया को छोड़िए। अब मैं सबसे बड़ा इशू ये बोलूंगा कि वॉज लिखा है, यानी मैं सिटीजन था ये पे इसके या फिर इसके बाद में, या फिर मैं एलिजिबल भी था बट मैं सिटीजन नहीं बना।
बट मेरा कोई तो भी व्यक्ति यहाँ पे होगा सिटीजन, तभी तो मैं एलिजिबल था। आपने क्राइटेरिया देखा ही है 5, 6, 7, 8 में क्या क्राइटेरिया दिया है। जिस क्राइटेरिया से आप देख रहे तो कहीं ना कहीं तो जुड़े हुए ही लोग थे वो। अब जुड़े हुए लोग थे तो वो एलिजिबल थे एक तो सिटीजन बनने के लिए 26 जनवरी को, या फिर सिटीजन हुआ करते थे पहले, बाद में सिटीजनशिप छोड़ दी होगी, या फिर वो ग्रैंड चाइल्ड या फिर चाइल्ड हुआ करते होंगे। वो लोग OCI बन सकते हैं, यानी वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बन सकते हैं। अगर आप ये बन जाते हो तो आपको कार्ड मिल जाएगा इंडिया का। अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड क्यों लेना चाहिए भाई, क्या फ़ायदे हैं उसके, ये जान लेते हैं। पहले इन सबको चीज़ों को जान लेते हैं, बाद में हम इसको समराइज़ करेंगे, तब आपको और भी चीज़ें कवर होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिसके पास OCI का कार्ड होता है, तो OCI कार्ड होल्डर कैन एंटर इंडिया मल्टीपल टाइम्स टू गेट मल्टीपर्पज लाइफ लॉन्ग वीज़ा। अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो, अगर आप USA के सिटीजन हो, तो आपको जितने बार इंडिया में आओगे आपको वीज़ा निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लाइफलाइन वीज़ा मिल जाता है जो कि मल्टीपर्पज़ है। आप जॉब के लिए आ सकते हो, आप किसी को मिलने के लिए आ सकते हो, आप घूमने के लिए आ सकते हो, फॉर एनी पर्पज़ यू कैन विजिट इंडिया विद दैट लाइफ लॉन्ग वीज़ा। आप मल्टीपल टाइम इंडिया में आ सकते हो, और उसके साथ साथ आपको फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस FRRO जो इंडिया का ऑफिस होगा फॉरेन कंट्री में जहाँ पे आप रह रहे हो, वहाँ पे आपको रजिस्टर करने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं ये है वो है, कुछ भी नहीं। आपके पास OCI कार्ड है, आप डायरेक्टली इंडिया में आइए। अगर आप इफ एन इंडिविजुअल इज रजिस्टर्ड एज एन OCI फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, मैंने आपको पिछले बार ही बताया था, अगर आप 5 साल तक OCI हो तो आप इंडिया के सिटीजन भी बन सकते हो। मैंने पिछले ही आपको लेक्चर में बताया था, अगर आपके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड है तो आप 5 साल बाद इंडिया के परमानेंट सिटीजन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आप जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आओगे तो OCI कार्ड होल्डर जो होते हैं उनको स्पेशल इमिग्रेशन काउंटर होते हैं। आपको पता है इमिग्रेशन के लिए एयरपोर्ट पे बहुत टाइम लगता है, ये दिखाओ, वो चेक करो, ये चेक करो, इसके लिए, और वो फॉरेन इमिग्रेशन काउंटर्स पे बहुत भीड़ होती है। तो आपको आपके लिए जो OCI कार्ड होल्डर होते हैं उनके लिए स्पेशल इमिग्रेशन काउंटर बनाए जाते हैं। वो OCI कार्ड होल्डर जितने हैं उतने तो उससे तो ज़्यादा ही रहेंगे फॉरेनर्स जो इंडिया में आ रहे, तो OCI वालों को एक उसमें भी बहुत ज़्यादा जल्दी उनके काम होने लगते हैं। और OCI कार्ड होल्डर कैन ओपन स्पेशल बैंक अकाउंट इन इंडिया। फॉरेनर्स नहीं इजीली ओपन कर सकते, बट इंडिया में अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं OCI वाले। उसके साथ साथ वो नॉन फार्म प्रॉपर्टी भी बाय कर सकते हैं। यानी आपको ये बता दूं कि एग्रीकल्चर खेत नहीं ले सकते, बट नॉर्मली रहने के लिए कोई प्रॉपर्टी भी परचेस कर सकते हैं जो OCI कार्ड होल्डर होते हैं वो, और उनके उसके ऊपर ओनरशिप राइट्स भी होते हैं। और वो पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आप इनकम टैक्स से भी जुड़ जाते हो। पैन कार्ड भी आप अपना अप्लाई कर सकते हो। फॉरेनर्स थोड़ी इंडिया में पैन कार्ड निकाल सकते। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वाले जो होते हैं उन लोगों को ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलती है। अब यहाँ पे हमने बेनिफिट देखे, हमने कौन कौन बन सकता है वो देखा, तो उसके बाद हम इनके ऊपर कुछ लिमिटेशन भी होते होंगे। लिमिटेशन क्या है, तो सबसे पहले आपको ये पता है OCI कार्ड होल्डर को वोटिंग राइट्स तो नहीं मिलेंगे भाई। वोटिंग राइट्स तो जो इंडिया के सिटीजन है, परमानेंट सिटीजन, उनको ही मिलेंगे। उनको गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलेगी OCI वालों को, और वो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी भी खरीद नहीं सकते। वो ट्रैवल नहीं कर, दे कैन नॉट ट्रैवल टू रेस्ट्रिक्टेड एरिया विदाउट गवर्नमेंट परमिशन, है ना। कहीं कहीं पे ऐसे एरियाज है जहाँ पे सिटीजन्स को ही विजिट करना अगर गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कुछ लॉ या फिर कुछ रूल्स बना के, तो वहाँ पे सिटीजन ही जा सकते। फिर वहाँ OCI कार्ड होल्डर वाले सिटीजन करके नहीं जा सकते, है ना। ओनली सिटीजन कैन एंटर दोज एरिया। तो ये कुछ उनके ऊपर लिमिटेशंस डाले गए हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि इनके बेनिफिट्स काफ़ी है, बट लिमिटेशन 2 है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हमने देखी। अब आते हैं आपके ऊपर। अब आप लोगों को इसमें क्या क्या डाउट है ये आप पूछिए मुझे। क्योंकि एग्रीकल्चर फार्मलैंड में जो सिटीजन्स, क्योंकि एग्रीकल्चर फार्मलैंड जो होती है उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे आपको इंटरेस्ट रेट कम लगते हैं जब आप उस पर लोन उठाते हो, या फिर आपको गवर्नमेंट की बहुत सारी सब्सिडी मिलती है, गवर्नमेंट के बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि सिटीजन्स को ही मिलने चाहिए। इसीलिए उनको एग्रीकल्चरल फार्मलैंड नहीं दी जाती है। ठीक है, यस, हाँ, बेनिफिट, हाँ ऐसा है, ये सब यहाँ पे है ना। तो ये सब चीज़ है। तो ये OCI वाले होते हैं। अब OCI वाला कैसा है, OCI वाला यानी मैं, देखिए मैं फॉर एग्जांपल मैं इंडियन हुआ करता था, कभी मैंने मेरी सिटीजनशिप छोड़ दी ताकि USA का सिटीजन बन जाऊँ। आज मैं USA का सिटीजन, और आपको पता है USA का सिटीजन होने के साथ साथ मैं इंडिया का सिटीजन नहीं बन सकता, बिकॉज इन इंडिया ओनली सिंगल सिटीजनशिप इज अलाउड। बट अगर मैं इंडिया में फिर भी
मल्टीपल टाइम विजिट करना चाहता हूँ तो मैं यूएसए के सिटीजन के साथ साथ एक कार्ड बना सकता हूँ जिसको कहा जाता है ओसीआई कार्ड। तो ओसीआई कार्ड होल्डर में बन सकता हूँ और ये बेनिफिट्स मैं ज़रूर ले सकता हूँ क्योंकि मैं इंडिया का हुआ करता था या मेरा ओरिजिन ही इंडिया का है। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट होंगे तो वो पूछ लीजिए इन तीनों चीज़ों में। उसके बाद वालों पे यानी हम भी आ गए ना उसमें, है ना, ऑन और आफ्टर है। ठीक है, सो ऑन और आफ्टर 26 जनवरी, यानी आज भी अगर मैं सिटीजन हूं तो भी मेरे लिए अप्लाई होगा। मैं जब छोड़ दूंगा मेरी सिटीजनशिप तभी मैं ओसीआई कार्ड बना सकता हूं। ठीक है, क्लियर? हाँ, और किसी को कोई डाउट कि चले आगे? ओके, सो एक बार बता दीजिए, क्लियर है? यस, सो जितनी चीजें मैंने यहाँ लिखी है ना उतनी ही याद रखिए, बस, बाकी कुछ नहीं। ये इतना आपने याद रख लिया, हो गया आपका पूरा कंप्लीट हो गया ओसीआई। ओसीआई के बारे में इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखा तो भी चलेगा आपको। जितना यहाँ पे मैंने लिखा है उतना आपको यहाँ पे याद रखना है। अब ये हो गया। अब मैंने आपको ये चीज़ें बताया। अब देखिए बेनिफिट मेन ये भी है कि आप कल जाके, बट एक चीज़ याद रखेगा, ये वाला पॉइंट अच्छे से याद रखेगा। मैंने ये बताया इंडियन, बट उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट जो सिटीजन नहीं होने चाहिए कभी भी, पाकिस्तान और बांग्लादेश के। जो लोगों के होंगे उनको ये ओसीआई कार्ड नहीं मिलता है, पहले ही बता देता हूँ। आपको सिर्फ इंडिया के ही आपके ओरिजिन दिखने चाहिए, ये सब है। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मींस अ फॉरेन सिटीजन एक्सेप्ट नेशनल ऑफ। अब मैं ये भी बता रहा हूँ, देखिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहला रहा है। अब ये एक ही दिख रहा है दोनों, देखिए ओसीआई बोलो या पीआईओ बोलो एक ही है, क्योंकि ओसीआई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन दिख ही रहा है, यहाँ देखिए ना। इसलिए उन्होंने बोला कि इसको अलग अलग क्यों रखना है भैया, मर्ज कर दो दोनों को अलग अलग यूज करके कोई मतलब ही नहीं है। पीआईओ और ओसीआई को मर्ज कर दो और एक ही बना दो। अब जो पीआईओ है जिन्होंने ओसीआई कार्ड बना लिया उनको ओसीआई कार्ड होल्डर कहेंगे, हो गया, और कोई डिफरेंस इसमें है ही नहीं। अगर मैं ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए अप्लाई नहीं करता हूं तो मैं सिर्फ पीआईओ रह जाऊंगा। अगर मैं ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए अप्लाई कर जाता हूं तो मैं ओसीआई बन जाऊंगा। यही सब तो चीजें है, और क्या है। यानी उसके पास, जैसे मैंने बताया यूएस की सिटीजन है, यानी वो फॉरेन सिटीजन है, बट यहाँ पे कौन कौन से देश का छोड़ के याद देखिए, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका और नेपाल, यहाँ के सिटीजन छोड़ के अगर आप किसी भी देश के सिटीजन हो तो आप पीआईओ कहलाओगे। बट अगर आप इनमें से किसी भी देश के सिटीजन हो तो आप पीआईओ नहीं कहलाओगे। और आप पीआईओ बनने के लिए कभी तो भी आपके पास इंडिया का पासपोर्ट होना चाहिए, यानी आप कभी तो भी इंडिया के सिटीजन हुआ करते थे, या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट या फिर आपके पेरेंट्स कभी तो भी इंडिया के सिटीजन हुआ करते थे, वही लोग पीआईओ कहलाएंगे। यहाँ पे ईदर ऑफ हिज पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न एंड परमानेंटली रिसाइडेड इन इंडिया। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो ब्रिटिश का वक्त था उसके वक्त ऐसा लिखा था, तभी की चीज़ें अभी भी कंसिडर की जाती थी पीआईओ के लिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। एंड अदर टेरिटरीज दैट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया देयर आफ्टर प्रोवाइडेड नाइदर वॉज एट एनी टाइम अ सिटीजन ऑफ एनी अफोरसेड कंट्रीज एज रेफर्ड अबाउ इज अ स्पाउस ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पीआईओ, है ना। ये इसका मीनिंग है ये कि यहाँ के नहीं होने चाहिए थे आप कभी भी, बाकी आप कहीं के भी होगे तो वो चलेगा, आप उसके साथ साथ ओसीआई कार्ड होल्डर बन सकते हो, पीआईओ आप कहलाओगे। बट अगर आप यहाँ में से किसी कंट्री के सिटीजन रह गए तो फिर आपको ये स्टेटस नहीं मिलेगा पीआईओ का। तो इनको कहा जाता है पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनके पास कभी तो भी इंडिया की सिटीजनशिप थी, या फिर उनके पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, किसी के पास तो भी, किसी एक के पास तो भी इंडिया की सिटीजनशिप हुआ करती थी, तो वो इंडियन ओरिजिन के कहलाएंगे ही। ये होता है पीआईओ का मीनिंग। अब पीआईओ और ओसीआई एक ही लग रहा है, इसलिए उन्होंने उसको मर्ज भी कर दिया है। अब पीआईओ हो गया, ओसीआई हो गया, लास्ट चीज पढ़ लेते, दैट इज एनआरआई। एनआरआई वर्ड तो आप बहुत बार सुनते होंगे। तो आपसे एक सवाल करूंगा, अगर मुझे कोई जॉब मिलती है फॉरेन में, दुबई में या फिर किसी भी कंट्री में, यूएसए में, अगर मैं कोई भी नॉर्मल सा जॉब कर रहा हूँ, इफ आई एम वर्किंग एज अ वेटर, तो भी मैं क्या एनआरआई कहलाऊंगा, कहला सकता हूँ मैं एनआरआई इफ आई एम वर्किंग एज अ वेटर? या फिर कोई भी एक काम, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वेटर ये बहुत बुरा जॉब है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जरूरी नहीं है कि पोस्ट बड़ी ही हो सकता है क्या एक वो जॉब जो वेटर का जॉब कर रहा है वो भी एनआरआई कहला सकता है? आपसे क्वेश्चन है। यस, यस कहलाएगा ही, है ना। तो ये चीजें है, वेरी गुड। तो कोई भी कहलाएगा। मैं आपको ये बता दूं, कोई भी
फॉरेन एनआरआई किसी को भी कह सकते, बस आप फॉरेन में रहने चाहिए। अब एनआरआई यानी कौन कि एन इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया एंड होल्ड्स इंडियन पासपोर्ट, है ना, इंडिया के बाहर रह रहा हूँ बट इंडिया का पासपोर्ट है, और इंडिया में कितना टाइम रहता हूँ, 182 डेज से भी कम रहता हूँ मैं। एक साल में 182 डेज से भी कम जो व्यक्ति रह रहा है उसको हम एनआरआई कह सकते हैं, है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो ये होगा एनआरआई जो 182 डेज से कम इंडिया में रहता है ना। तो ये हो गया सब चीज़। और इंडिया की फिर भी उसके बाद सिटीजनशिप है, और सिटीजनशिप कितने साल इंडिया में नहीं आने के बाद जाती है, मैंने आपको कल बताया था 7 ईयर्स। अगर आप यस वेरी गुड, आप कंटिन्यूसली 7 ईयर्स तक इंडिया में नहीं आओगे तो आपकी सिटीजनशिप चले जाएगी। बट मैं 182 डेज से कम इंडिया में आ जाता हूँ बीच बीच में, बट 182 डेज से कम रहता हूँ इंडिया में, तो मैं एनआरआई कहलाऊंगा। लोग बोलते हैं मेरा वो एनआरआई है, ये एनआरआई में इसीलिए आपको बताना चाहते हैं एनआरआई कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एनआरआई यानी बहुत बड़ा इंसान है। एनआरआई यानी जो फॉरेन में रहता है 182 डेज से ज़्यादा का टाइम, यानी हम कहेंगे कम का टाइम वो इंडिया में गुजारता है, उसको एनआरआई कहा जाता है। सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल। यानी अब आपको ये चीज़ नॉर्मली पता है कि हम अगर 365 डेज का ईयर अगर समझ के चलते हैं तो 365 डेज का आधा या 364 डेज का पकड़ लेते, 365 डेज पकड़ ले तो 365 का आधा 182.5 आता है ना। तो आधे साल से कम जो इंडिया में रहता है, ऐसा भी याद रख लीजिएगा, उसको कहा जाता है एनआरआई। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको ये बताया कि सिटीजन बनने का एक और तरीका, सिटीजनशिप लेने का एक और तरीका, और वो है आसाम अकॉर्ड से। सो आसाम अकॉर्ड सबके लिए इम्पोर्टेंट है और कुछ लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। मुझे पता है किसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारे बीच में जो आसाम से है ना, रत्ना जी, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी ऐसा नहीं कहूँगा कि किसी के लिए, सबके लिए, क्योंकि आसाम अकॉर्ड सिर्फ आसाम के लिए है भी, बट अमेंडमेंट जो किया ना वो सिटीजनशिप एक्ट में किया। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक पास किया गया 1985 में। 1985 के अमेंडमेंट से कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई। तो मैं आपको ये बता दूं कि कुछ चीज़ें ऐड की जिसको कहा जाता है आसाम अकॉर्ड से, जो कवर हो रही थी, जो कि किससे रिलेटेड है, तो फॉरेनर के इशू से रिलेटेड है। मीन्स रिलेटेड टू, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, फॉरेनर्स इशू, फॉरेनर से रिलेटेड इश्यूज पे है वो, है ना। तो ये कुछ चीज़ें। अब सबसे पहले अच्छे से 2 ही पॉइंट बताऊंगा, 2 ही पॉइंट अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला पॉइंट आपको ये बताऊंगा, जितने भी लोग हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मैं आपको बता रहा हूँ पीआईओ कौन है आपको ये पता है। जितने भी पीआईओ जो 1 जनवरी, देखिए डेट 1 जैन 1966 के बाद, 1966 अच्छे से याद रखना है, बिफोर, पहले बाद में नहीं, बिफोर डेट है आपकी 1 जनवरी 1966, आसाम में आए हैं। कहाँ पे आए हैं? आसाम में। और कहाँ से आए हैं गेस कीजिए, आसाम में कहाँ से आए? वेरी गुड, बांग्लादेश। वेरी गुड, बांग्लादेश से आए हैं आसाम में, और वो आसाम में तब से रह रहे हैं जब से वो एंट्री कर गए हैं, तो वो इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे। कब से? तो 1 जनवरी से ही। कब ऐसा बताया उन्होंने? 1805 में बताया कि 1 जनवरी 1966 के बाद जो आसाम में आए हैं बांग्लादेश से, वो इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। इसलिए बोला ना, आसाम अकॉर्ड जो है उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हुई वो सिर्फ आसाम वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, तो सबके लिए, क्योंकि वो सिटीजन ऑफ इंडिया बनने वाले। इंडिया में ड्यूअल सिटीजन है ही नहीं, तो सिटीजनशिप मिलने का एक और तरीका ये। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या लिखा? दूसरा कहते हैं कि जितने भी, और यहाँ पे क्या दिखाना था कि आप सिर्फ पीआईओ हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए क्या क्या दिखाना पड़ता है मैंने आपको ये बता दिया। जो पीआईओ होते हैं हु केम टू आसाम, अब वो लोग जो बाद में आए, अब ये तो था जो बिफोर आए। अब मैं ये बोलूँगा कि ऐसे पीआईओ जो 1 जैन 1966 से लेके, यानी उसके बाद आए, बट कब तक? तो 25 मार्च तक, 25 मार्च 1971 तक जो आसाम में आए हैं बांग्लादेश से, एंड वो तब से आसाम में रह रहे हैं जब से वो आसाम में आए हैं,
तो उनको या फिर हम कहेंगे जिनको पहले फॉरेनर कहा जाता था उनको पहले खुद को रजिस्टर करना होगा। अब जो लोग यहाँ से यहाँ तक आए उनको इंडिया के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, है ना। हु हैज़ बीन डिटेक्टेड टू बी अ फॉरेनर, है ना, फॉरेनर जिनको कहलाएंगे आप, तो उनको पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद वो सिटीजन बन सकते हैं इंडिया के। इसके लिए याद रखेगा, ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है शैल बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर ऑल पर्पज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन एज अ फॉरेनर। यानी जब से उन्होंने खुद को रजिस्टर किया तब से लेके तो 10 साल तक उन लोगों को, 10 साल खत्म होने तक उन लोगों को, यानी हम उसके बाद इंडिया के सिटीजन बना देंगे, है ना। तो ये उन्होंने बताया था। बट ये जो 10 साल है इसमें उनको जितने भी राइट्स मिल रहे थे इंडिया के सिटीजन को वो पूरे मिलेंगे, सिर्फ एक राइट छोड़ के, राइट टू वोट। अब फिर से दूसरा पॉइंट, फिर से अच्छे से, यहां पे तो डायरेक्टली सिटीजन आप बन जाओगे, बट जो 1 जनवरी के बाद आए और 25 मार्च 1971 के पहले आए वो लोगों को खुद को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। अब रजिस्टर करने के बाद 10 साल के बाद आफ्टर 10 ईयर्स वो क्या बन जाएंगे, इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। बट ये 10 साल तक उनका क्या होगा, तो ये जो 10 साल का टाइम रहेगा, ये 10 साल यानी यहां पे मैं लिख लेता हूं, ये जो 10 ईयर्स का उनका टाइम गया है, ये 10 ईयर्स में उनके पास ऑल राइट्स रहेंगे जो इंडिया के सिटीजन्स को है, एक राइट छोड़ के। आप गेस कर सकते हो कौन सा राइट? यस, वेरी गुड, राइट टू वोट को छोड़ के, वेरी गुड। दे विल एंजॉय ऑल द राइट्स एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, बट सिटीजन नहीं कहलाएंगे, 10 साल बाद सिटीजन कहलाएंगे, बट ये 10 साल के पीरियड में उनके पास पूरे राइट रहेंगे वोट के राइट को छोड़ के। ये है आसाम अकॉर्ड से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में एक और चेंज। यहां तक क्लियर सबको, ये 2 पॉइंट है ना, क्लियर? यस, इसलिए मैंने आपको बहुत इजी करके बताए, किताबों में थोड़ा सा बहुत, हाँ यस। मिल जाएगा, ये 10 साल बाद तो इनको इंडिया का पासपोर्ट मिल जाएगा, और जो पहला है उनको तो डायरेक्टली मिल जाएगा, उनको तो 10 साल रुकना भी नहीं पड़ेगा। जैसे उन्होंने आने के बाद बता दिया कि मुझे इंडिया का सिटीजन बनना है, डायरेक्ट इंडिया का पासपोर्ट मिल जाएगा उनको। बट बाकी जगह की उनकी सिटीजनशिप जहां की होगी वो पूरी उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में सिटिंग सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, ये है।